आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर बात करेंगे जिसमें आपने देखा कि किस तरह से अपनी बात को सामने रखा गया। एक चैनल का इंटरव्यू देने के बाद अपनी बात सामने रखी गई है कि कश्मीर में मतदान का मतलब लोगों का भारत के संविधान के प्रति प्यार है। चुनावों में कोई भी यहां पर हेराफेरी नहीं होगी, इसका संदेश दिया गया। 370 सिर्फ यहां पर 3 परिवारों का एजेंडा था। इस तरह से बड़ी बातें कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और देश ही नहीं दुनिया के अंदर ये पूरी तरह से संदेश जो है वो गया है। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर लगातार ये वार देखा गया और 370 हटी तो आग लगेगी, कश्मीर चला जाएगा, लेकिन आप देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरह से बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी गई हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर बम्पर वोटिंग हुई है और उसी का जवाब इस वक्त उन्होंने दिया है, क्योंकि कश्मीर में किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बार बार एक ही बात यहां पर कही जा रही थी कि लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, क्योंकि केंद्र के अंदर सरकार लगातार जो काम कर रही थी 2019 को लेकर जो काम किया गया वो पसंद नहीं आया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यहां पर कश्मीर के अंदर मतदान का मतलब यह है कि भारत के संविधान को आम जनता ने गले लगा लिया है। कोई भी हेराफेरी यहां पर चुनावों के दौरान नहीं होगी, इसका संदेश आम जनता ने दिया है मतदान के द्वारा। और देश ही नहीं दुनिया के अंदर संदेश दिया गया है। 3 परिवारों का एजेंडा था, ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों का ये पूरी तरह से एजेंडा था। 370 हटी तो आग लगेगी और साथ ही साथ कश्मीर यहां पर चला जाएगा, इस तरह से बड़ी बातें कही गई। 370 जाने के बाद यहां पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है वो हुई है और साथ ही आप देखिए कि यहां पर 3.0 में मोदी का एजेंडा यहां विकसित भारत को सामने रखा गया है। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि वोटिंग प्रतिशत आपने देखा कि कश्मीर के अंदर किस तरह से रहा, जिसमें श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी सीट पर हर किसी की नजर थी और हर कोई अटकलें ये लगा रहा था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर चुनाव होंगे। तो फिलहाल आपने देखा कि यहां श्रीनगर के अंदर की बात करें तो 38.49% वोटिंग हुई और उसके साथ श्रीनगर के साथ साथ बारामूला में आपने देखा कि 59.1% वोटिंग हुई। अनंतनाग, राजौरी सीट पर आपने देखा था कि किस तरह से 54.84% वोटिंग हुई है। लेकिन फिलहाल साथ ही साथ लद्दाख के अंदर भी आपने देखा कि किस तरह से 71% के अप्रोक्सीमेटली आंकड़ा जो है वो देखा गया था। 58% मतदान जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर प्रोविंस में देखा गया है। तो फिलहाल एक बड़ा आंकड़ा जरूर सामने आया था। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त पैनल में हमारे साथ पीडीपी पार्टी से सोहित शर्मा ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। प्रवक्ता हैं कांग्रेस के हमारे साथ यहाँ शेख हमीर जी, आपका भी स्वागत। दिनेश मल्होत्रा हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आरएस पठानिया हैं बीजेपी पार्टी से, इन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं शेख हमीर जी आप ही के पास आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे यहाँ पर 3 परिवारों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा 370 सिर्फ और सिर्फ 3 परिवारों का यहाँ पर एजेंडा था, ना कि लोगों का। जी शुक्रिया। जहां तक 3 परिवारों की बात हो रही है, एक परिवार के साथ तो 2014 में सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ, तब उनको वो 3 परिवार नजर नहीं आ रहे थे, तब उनको परिवारवाद नजर नहीं आ रहा था, तब उनको अपना इक़्तिदार और अपनी सरकार और अपनी कुर्सी नजर आ रही थी जो जम्मू कश्मीर में बनाने निकले थे। आज जिनको वो आतंकवादी कह रहे हैं, जिनको देशद्रोही कह रहे हैं, उनके साथ सरकार बनाई थी। तो क्या माजरा हुआ, क्या मामला हुआ कि उनको वो सरकार जो है वो चली नहीं। और आपने देखा कि बार बार जम्मू कश्मीर पर जो है पूरे मुल्क में सियासत की गई, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, पुलवामा अटैक हो, 370 हो, इसी के इर्द गिर्द सियासत की गई और बाकी रियासतों में बेचा गया, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या रियासती जो मुख्तलिफ रियासतों में चुनाव हुए, इंतखाबात हुए, उस पर सियासत की गई। अब तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करो, वो कह रहे हैं कि 370 को बेचा गया, सियासत की गई इन मुद्दों को लेकर। अनम्यूट कर लीजिए पठानिया जी। मेरा आवाज मेरे ख्याल से आ रहा है, मैं तो अनम्यूट हूं, मेरा आवाज आ रहा है, कैरी हो रहा है आपको प्रॉपर? जी जी मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप सबके ध्यान में ले आऊं कि धारा 370 अपने आप में, बल्कि भारत के संविधान में, भारत की संवैधानिक एक इतिहास में और इसके साथ साथ भारत का जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है उसमें ये अपने आप की एक नई इनोवेशन।
भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया गया, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि ये एक टेम्परेरी प्रावधान है, ये थोड़ी देर तक ही रहेगा। लेकिन ये प्रावधान अपने आप भी, जब पहले जिस प्रावधान को माना शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने ही कहा, उन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया और आखिरकार उनकी सरकार भारत सरकार ने गिराई। और जो वो चार विषयों पे, 3 विषयों पे लेके जिसे कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्शन हुआ था, और उसके बाद जो धारा 370 की जो लैंग्वेज थी उस सब को खत्म करके आस्ता आस्ता जो केंद्र के संस्थान थे, केंद्र के कानून थे, भारत में आना शुरू लेकिन हो वो तो पंडित सारी जवाहरलाल कहानी नेहरू पता है ना पठानिया जी, लेकिन भारतीय शेख संसद हामिद में कह बोले रहे थे हैं कि कि ये धारा पूरे देश के अंदर 370 बेचा गया तकरीबन खत्म हो 370 चुकी है। को। वो जालिला नंदा ने भी उनको सेकंड किया, उनका भी स्पीच है, वो रिकॉर्डेड है। हाँ। सितंबर 1960 की भारतीय संसद में नरसिम्हा राव बोले कि जाति जाति खुद ही चले जाएगी, मोरारजी देसाई बोले, जयललिता बोले, संसद में बोले। तो अगर पूरा देश में जिसे कहते हैं लीडरशिप कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, अगर इस पे अपना बात करके अपना मत जिताती है, अगर ये कर नहीं पाया, अगर तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। अगर तो मैं एक ओपन चैलेंज कांग्रेस को और बाकी दलों को कहता हूं कि आप स्टैंड क्यों नहीं लेते कि धारा 370 की वापसी के लिए आप काम करेंगे? आप अपने घोषणा पत्र में बात करें। आप पूरे देश के सामने, पूरे जम्मू कश्मीर के सामने एजेंडा लेके आए कि कल को आप सरकार में आए तो आप धारा 370 की वापसी करेंगे, फिर ये देश डिसाइड करेगा कि आप कहां खड़े हैं, पूरे देश कहां खड़ा है। तो वो काम जो आपको करना था, जो आपकी गलती अगर आप नहीं कर पाए, तो अगर हमने किया है तो आप क्यों उस पर कटाक्ष करके? चलिए सोहेल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर 370 को हटाया गया है तो फिर अगर अपने घोषणा पत्र के अंदर आप लाइए उस चीज को कि आप वापस लाएंगे, क्योंकि आप भी तो इंडिया अलायंस का पार्ट हैं। शेख आमिर जी, ये जवाब आपके साथ भी है। बिल्कुल इंडिया अलायंस के हम पार्टनर तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ पठानिया साहब को कि हमें एक समय की याद आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद थी, और वैसे वो इलेक्शंस हुए भी। वो 2004 में बम्पर वोटिंग हुई थी और अच्छी वोटिंग हुई थी, और उस दौरान भी अच्छे लोग चुनकर असेंबली में आए थे और पार्लियामेंट में भी गए थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज के समय में क्या चल रहा है। आज के समय में रात को वर्कर को डिटेन किया जा रहा है, चाहे वो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी हो, हर जगह पीडीपी के वर्कर को डिटेन किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। ये तो हालात इस समय भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में बनाए। कह रहे हैं कि ये क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? डिटेन किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है वर्कर्स को। जहां तक 370 की बात है, सुन ले सोहेल जी, मेरी बात सुन ले प्लीज, रिस्पॉन्स सुन ले, मेरी रिस्पॉन्स सुन ले। ऐसा है कि तिल का तार बनाना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा मुफ्ती की एक पुरानी आदत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वक्तव्य जारी किया। मैं आपको बता दूं पार्टी के चुनाव प्रचार में था और दर्जन के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी डिटेन हुए। वो लोग जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, वो लोग जिनकी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी पिछले दौरान में रही है, एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे उनको डिटेन करके थोड़ी देर के लिए थाना बुला के थोड़ा हालचाल उनका पूछा गया। किसी को वोट डालने के हक से महरूम नहीं किया गया, एक तरफ किसी रीजनल को पार्टीज वहां पे कहती है कि कैंपेनिंग के लिए डिटेन किया गया लोगों को, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। अगर ये लेकिन धरपकड़ की दूसरी होती है, तरफ अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सुनते हैं, ठीक है पठानिया जी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर यहां पर आपने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ किस तरह से वोटिंग हो रही है और बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो इसी स्टेट के अंदर है और बाहर भी आएगी सामने। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्हें रोका जा रहा था, उन्हें डिटेन करने की कोशिश हो रही थी, उन्हें जेलों में डालने की कोशिश की जा रही थी, और उसके बावजूद भी भारी तादाद में वोटिंग के लिए लोग अपने घरों से निकले। सेम एज दैट कश्मीर के अंदर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑपोजिशन पार्टियां हैं, वो आरोप लगा रही हैं। देखिए आचार्य जी, चुनाव में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। आर्य पठानिया जी, दिनेश जी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन जहाँ भी होती है वहाँ ये लगाती है कि हमें चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। कभी पार्टी को चुनाव में इस तरह कैंपेन की, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन का ही रिजल्ट है। तो आज जो इतनी अच्छी 35 ईयर के बाद इतनी पोलिंग हुई है, तो ये मुझे लगता है कि लगते हैं अभी खत्म हो गया चुनाव, इसके बाद कोई एलिगेशन लगाएगा हमने डिटेन किया तो उसको डिटेन किया जाएगा। ये चुनाव का इस तरह चुनाव खत्म हो गए, अब नया प्रोसेस शुरू हो गया। अब असेंबली चुनाव की जारी। पठानिया जी,
जी, मुझे दिनेश जी का आवाज नहीं आ पाया सवाल ये पूरा। है आप कि एक अपनी तरफ लिंक पर आपका प्रधानमंत्री आवाज मुझे पश्चिम प्रॉपर क्या कहा बंगाल को दिनेश लेकर जी? बात करते हैं कि वहां पर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है, जेल में डालने की कोशिश हो रही है, दबाने की कोशिश हो रही है। उसके बावजूद भी जनता बाहर आ रही है। लेकिन कश्मीर के अंदर भी इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आरोप लगा रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती किस तरह से धरने पर बैठ गई चलती हुई वोटिंग में। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, बाहर निकाला जाए, वोट डालना है। जी, मैंने आशा जी कहा आपको कि इलेक्शन कमीशन ने 2 लाइन का क्लैरिफिकेशन इशू किया है और वो बिल्कुल साफ स्पष्ट है। किसी भी आदमी को वोट डालने से या वहां पे कैनवैसिंग या कैंपेनिंग करने से नहीं रोका गया। हाँ, कुछ लोग जो संदिग्ध थे, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स रहे हैं, जिनका कोई या जिनके परिवार का कोई बैकग्राउंड है, मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंटली कोई 2-4 लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कोई छोटे लेवल पे कोई ऐसे कोई कार्यकर्ता स्तर पे जुड़े थे, उनको भी उठाया गया। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को रखा गया, उठाया नहीं गया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, लेकिन अपना आपने वोट भी देखा डाला कि हाथ नेशनल में कॉन्फ्रेंस की और तरफ से वोट भी के एक लिए बात कैनवैसिंग रखी की गई थी थी और पठानिया कैंपेनिंग जी। की वो है। कह रहे हैं कि अगर किसी के परिवार का एक शख्स अगर आतंकवादी है तो उसके पूरे परिवार को आतंकवादी नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जा सकता है। जी बिल्कुल। जवाब दीजिए। जी आशा जी, ऐसा है कि कानून इस पे साफ और स्पष्ट है और किसी एक की गलती के लिए पूरे परिवार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन उस आतंकवाद के पैसों से बनाई गई संपत्ति, कल को शोपियां में जैसे आपने देखा होगा जिसने वो सरपंच का कुकृत्य जिस की संपत्ति बनाई गई, तो उस आंतरिक ऑफ टेररिज्म, तो अनलॉफुल शेख आमिर एक्टिविटीज जी। प्रिवेंशन एक्ट में ये प्रावधान है कि जो प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म या जो इलीगल एक्टिविटी, उनको सरकार को पूरा पावर है उसको कन्फिस्केट करने का। ठीक है, शेख और आमिर जी दूसरा, जवाब दीजिए। जैसे आपने ठीक कहा, और दूसरा सुन ले आप जरा, जैसे सैयद सलाउद्दीन के बेटे को नौकरी से निकाला गया, तो ऐसे लोगों का कैरेक्टर वेरिफिकेशन सरकार सरकारी नौकरी में आने से पहले लेती है। ठीक है, और जिसका परिवार शेख आमिर जी जवाब दीजिए। किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी पठान जी कैरेक्टर वो कह रहे हैं कि किस चीज का एक्टिविटी जवाब में अगर उसकी इन्वॉल्व है involvement तो फिर एक्शन हो उस जाता मैं पर सुन नहीं पा कार्रवाई रहा हूँ किस बनती चीज है का। जी फिर से दोहराइए सवाल अपना। कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पर तो कार्रवाई बनती है। सलाउद्दीन के बेटे को लेकर भी बात कर रहे हैं। देखिए, इस पर तो कोई कानून है ही नहीं। सवाल आपने पूछा था अभी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शायद, आपने सवाल, मुझे बात करने दीजिए कि आप बीच में रोकते हैं। शायद मेरी बात जब मुकम्मल नहीं होती है तो सही डबल आ रही है तरीके क्या से जो आवाज मैं आमिर जी? नहीं आप रोकिए नहीं, संदेश जो मैं देना चाहता हूँ। देखिए, अरे पहले बात है कि बोलिए तो सही। आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, आपने 370 की बात की, अब आप जो आतंकवाद और देशद्रोही की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अभी इस पर कोई कानून है नहीं कि अगर किसी के परिवार में कोई आतंकवाद में था और उसके, हाँ, हाल ही में जो अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि अब उन पर, उनके रिश्तेदारों पर या उनके जो परिवार में होगा उन पर भी कार्रवाई होगी और उन पर उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई कानून नहीं है और अभी तक तो मैंने ऐसा कोई कानून देखा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, और कहाँ है इलेक्शन कमीशन? मुझे तो इलेक्शन कमीशन कहीं नहीं दिखता है। जब मुल्क के वजीर आजम जब तकरीर करते हैं और उनकी जबान जो है, अगर आप देखेंगे, वो फिरका परस्ती की बात करते हैं, वो मजहब की सियासत करते हैं, वो उनकी जो जबान है जहर से लदी हुई है और हर हार की बनक और डर का साया जो मंडरा रहा है और उनकी जबान जो फिसलती जा रही है, वो आप समझ सकते हैं कि एक मुल्क का वजीर आजम ऐसे बयानात नहीं देता है। और 370 की बात करते हैं, 370 पाकिस्तान के आइन में नहीं था, 370 पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के आइन में नहीं था, ये हमारे हिंदुस्तान के आइन में था। आप इसको इतना डेमोनाइज क्यों कर रहे हो, इतना इसको आप क्यों गलत तरीके से पेश कर रहे हो? ये हमारे मुल्क ने हमको तहफ़्फ़ुज़ दिया। शेख साहब, मैंने कहा मिस्टर शेख साहब, आप जरा, आप इसका मतलब आप क्यों नहीं एडमिट करते कि कांग्रेस का स्टैंड है कि कांग्रेस का स्टैंड आप विदित करें। ये कांग्रेस का स्टैंड है कि धारा 370 का जाना गलत है और कांग्रेस, अरे कांग्रेस का स्टैंड आने दीजिए सरकार, आने दीजिए सरकार। नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। 4 जून को इंशाल्लाह सरकार आएगी और आपको जवाब मिलेगा। चलिए पठानिया जी, आप भारत के संविधान की अगर बात करते हैं
तो भारत के संविधान को पूरा पढ़े, आधा मत पढ़े। आपको चलिए रुकेंगे एक छोटे से। चलिए तो दिनेश जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बीजेपी पार्टी कह रही है कि हमारे तो संकल्प पत्र में था 370 को हटाना, राम मंदिर को बनाना और उसके साथ साथ 3 तलाक के मुद्दे को भी खत्म करना, यूसीसी को भी लागू करना, तो कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे कि 370 की वापसी वो करेगी, घोषणा पत्र के अंदर लाए। जिस तरह से 5 गारंटी और 25 या 5 न्याय 25 गारंटी को लेकर जो बात की गई है, तो घोषणा पत्र के अंदर लाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि स्टैंड क्लियर करना चाहिए पार्टीज को? देखिए कांग्रेस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। देखिए कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को तोड़ा गया था, उसके बाद कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने सिर्फ स्टेटहुड की बात की थी जम्मू कश्मीर के लिए। उन्होंने धारा 370 को ड्रॉप कर दिया था। इसलिए ये बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस अब धारा 370 को वापस लाने की मांग नहीं कर सकती। कोई भी नेशनल पार्टी इस मांग को सपोर्ट नहीं कर रही है कि कांग्रेस के लोकल लेवल के लीडर चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन नेशनल लेवल पे कांग्रेस की जो हाई पावर एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें ये इंडोर्स हो गया धारा 370 को तोड़ना। क्योंकि उसके बाद जम्मू में जब अंबिका सोनी और गुलाम नबी आजाद इस समय आए थे, उन्होंने भी ये धारा अपने रेजोल्यूशन में धारा 370 को ड्रॉप कर दिया था। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि कांग्रेस अब 370 के बारे में ज्यादा नहीं बोलेगी, लोकल लेवल पे लीडर जो मर्जी बोलते हैं। ठीक है, शेख आमिर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर तो आपकी पार्टी 370 को लेकर कोई बात नहीं कर रही है। राहुल गांधी को भी बार बार सुनने की कोशिश हो रही है, प्रियंका गांधी को भी अग्निवीर योजना को लेकर वो निशाना साध रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, लेकिन रीजनल लेवल पर जो कांग्रेस है वो अभी भी 370 को पकड़े हुए है। आवाज नहीं आ रही है आमिर जी। हाँ आप सुन रहे जी। जब धारा 370 की बात होती है और जम्मू कश्मीर के किसी भी तंजीम के किसी भी नुमाइंदे से अगर बात होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से और जी हाँ पूरी कीजिए बात अपनी आमिर जी। जी तो 370 जो है ये जम्मू कश्मीर की एक शिनाख्त है, ये जम्मू कश्मीर की एक पहचान है। और जब 370 की मनसूखी की बात हो, देखिए अगर आप बार बार ये दोहराया जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो में था, चाहे राम मंदिर था, 370 था, तो मैं ये कहूंगा कि हर सच जो होता है वो सही नहीं होता, हर झूठ गलत नहीं होता है। तो कोई कत्ल करके आएगा और सच कहेगा मैंने कत्ल किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। उनके घोषणा पत्र में अगर 370 की मनसूखी थी, उन्होंने मनसूख कर दिया, तो हमारे लिए तो अच्छा नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अच्छा नहीं हुआ। और अगर आप मुझसे पूछेंगे 370 क्या 380 में ले आएंगे, 400 में ले आएंगे, आप 370 में क्यों उलझे हुए हो? हमें नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें यहाँ पर जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और इंशाल्लाह होगा और आएगा जरूर। जी फिर तो 370 को लेकर बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर मुद्दा आप लोगों की तरफ से होना चाहिए कि स्टेटहुड को लेकर बात करेंगे, नौकरियों को लेकर बात करेंगे, 370 में क्या था, मैं बात उसी की बात कर रहा हूँ। आप समझ लीजिए इस बात को। 370 में क्या था? 370 में हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ था, 370 में हमारे जमीनों को तहफ़्फ़ुज़ था। ये कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास था, बाकी रियासतों के पास, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, उनके पास भी कुछ स्पेशलिटी है कानून में जो उनको दी गई है। तो हमें जो चाहिए वो हम लेके रहेंगे, इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी, आप देखेंगे ये चीजें जो है जम्मू कश्मीर की, मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करूंगा, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी पे जो हमला हुआ है, यहाँ की शिनाख्त पे जो हमला हुआ है, उसको बरकरार और उसको वापस रिस्टोर करने के लिए, चाहे वो रियासत का दर्जा हो, जमीनों की, किस तरह से करेंगे शेख आमिर जी? तो वैसे ही जैसे 370 एक तहफ़्फ़ुज़, एक कानून था जो हिंदुस्तान के आईन में था, तो एक ऐसा ही कानून हमारे आईन में फिर से लाया जाएगा जो हिंदुस्तान का पार्लियामेंट ला सकता है, पार्लियामेंटेरियंस ला सकते हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स ला सकते हैं, कानून बनाकर वो तहफ़्फ़ुज़ हमें मिलेगा। आपको नहीं लगता है कि लोगों को सिर्फ अब ये लॉलीपॉप देने वाली बात हो जाएगी? देखिए हम लोगों को लॉलीपॉप क्या बात करेंगे? देखिए हम इस वक्त अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर जिस दर्ज पे हम पहुंच गए हैं, कानून को मद्देनजर रखते हुए बात होनी चाहिए ना शेख आमिर जी। मैं कानून की ही बात कर रहा हूँ। कानून कौन बनाता है? कानून तो ऐवान में ही बनता है, पार्लियामेंट में ही बनता है। जब वहां पे कानून 370 को हटाया गया, मैं उसको गैर कानूनी मानता हूँ। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दलील को खारिज कर दिया गया, तो फिर कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक अपना काम है, कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का अपना, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता है। मतलब अब आप सरकार जब बनाएंगे फिर दावा कर रहे हैं कि उसके बाद कानून को लाएंगे, कुछ ऐसा? क्या कह रहे हैं, फिर दोहराइए। सरकार जब बनेगी उसके बाद काम करेंगे, कुछ ऐसा? बिल्कुल, जब सरकार हमारी आएगी, हमारे पास मेजोरिटी होगी, हमारे पास लोकसभा राज्यसभा में मेजोरिटी होगी, तो बिल्कुल यकीनन इस पर काम होगा और हमारी जमीनों का और हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून जरूर बनेगा। साथ में आपके पास आऊंगी, लेकिन सोहित जी एक सवाल आपसे भी है।
3 परिवारों को लेकर निशाना साधा गया और साफ तौर पर कहा गया कि यहां पर तीनों परिवारों का एजेंडा था, लेकिन 370 हटा तो आग लगेगी और कश्मीर चला जाएगा। पीएम कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और आपकी पार्टी तो बार बार इस बात को लेकर चल रही थी। मुझे लगता है पीएम की बात आपने 3 परिवार की नहीं है, वो तो 5 परिवार की बात कर रहे थे और सुबह उनकी हमने पीएम की जम्मू पूरी की पूरी कश्मीर में तो 3 ही परिवार हैं सोहित जी। अरे 5 परिवार बात तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, पूरे देश की बात नहीं हो रही है ना आज जम्मू कश्मीर की बात हो रही है ना सोहित जी। मोदी जी की स्टेटमेंट है, मोदी जी की स्टेटमेंट है, उसमें 3 परिवार बात की बात नहीं है, उसमें तो उन्होंने 5 परिवार बात की बात की थी। और हम खुद आप आज डिबेट में सब पूरे देश की करने आए हैं सोहित जी, कि जम्मू कश्मीर की करने आए हैं? परिवारवाद कैसे बन गए? अगर देश की करने आए हैं तो फिर 5 परिवारों की बात कर लेते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बात करने आए हैं तो फिर आप 3 परिवारों की बात करना जरूरी है। सुन लीजिए ना, जब पीएम की बात चली तो उन्होंने 5 परिवार की बात करने लगे। हम सोचने लगे ये 5 परिवार। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ सोहित जी, अभी भी आप अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये की बात कर रही है, अल्ताफ बुखारी की गोदी में तो इसमें भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखो सबसे बड़ी बात ये है, ये लोग खुद कहते थे कि जम्मू कश्मीर में शांति आ गई है, ये खुद लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे बताओ, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट को छीना, इन लोगों ने लैंड एक्ट को छीना। अरे इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, इन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को इतने खराब करके रख दिया। आज वो समय आ गया है, बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पर आ गई है। जो जिन लोगों को हमने सेल्फ ग्रुप ऑफ इंजीनियर के नाम से हमने इनको नौकरी दी थी, वो इन लोगों ने नौकरी छीन ली, इन्होंने डेली वेजेस को हक नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हालात 2019 से पहले जो पार्टियां अस्तित्व में थी उन पर ही सवाल बनता है कि किस तरह से काम हुआ, किस तरह से बातें हुई। जो नई पार्टियां बनी उनको लेकर क्या बात करेंगे डिबेट के अंदर, ये बड़ा सवाल है। मैं आपको बताता हूँ पठानिया जी, जवाब दीजिएगा। जब हमारी पीडीपी की हुकूमत बनी, पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत बनी, तो हमने रहबे तालीम, रहबे जंगलात, रहबे खेल के तहत हमने काफी लोगों को नौकरियां दी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत हमने नौकरियां दी। क्या कुछ नहीं किया? सेंट्रल डेली वेजेस को लेकर जो काम अटका हुआ था वो पूरा क्यों नहीं किया फिर सोहित जी, जिसका बार बार आप लोग राग अलापते हैं कि यहाँ पर फाइल जो है वो कंप्लीट पड़ी हुई थी, सिग्नेचर पेंडिंग थे, वो होने चाहिए थे फिर समय पर। पठानिया जी जवाब दीजिएगा। पार्टी है, उसका मकसद एक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख को बराबर का हक देना है। लेकिन इन लोगों ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को तोड़ दिया, लद्दाख को यूटी बना दिया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया। चलिए पठानिया जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया। हाँ ठीक है, जवाब ले लीजिए अब। इस देश को और सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर को तबाह करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ने किया है। जिस तरीके का एजेंडा और जिस तरीके का विषय आप लेके आए हो, जो आतंकवाद यहाँ पनपा है, जो 87 का जो एक ट्रिगर इसमें आया है, और उस सब के बाद एक करके सोहित जी, फिर आप कहते हैं 5 परिवारों को लेकर बात कर लीजिए। और वो सब्जबाग तो पूरे कर नहीं सके, कभी एक कहानी, कभी दूसरी कहानी, कभी तीसरी कहानी। आज जम्मू कश्मीर ट्रैक पे है। दिनेश आपसे भी अनुरोध है कि आप कंस्ट्रक्टिव राजनीति करें। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जम्मू कश्मीर में प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी आ रही है, जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता आई है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी आई है। आप भी कम से कम इसका जवाब बराबर दीजिए। पहले ट्रांसपेरेंसी आई है, जल्दी से शेख हामिद जी जवाब दीजिए। आने वाले चुनाव में 4 जून को भी पता लग जाएगा, आपका डब्बा खाली रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए पठानिया जी आपका भी, शेख हामिद जी आपका भी, और सोहित जी आपका भी, दिनेश जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि पीएम के बयान को लेकर किस तरह से कटाक्ष करने की कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन अब आप देखना बहुत जरूरी रहेगा कि विधानसभा चुनावों के लिए जो पिच तैयार की गई है लोकसभा चुनावों में, उसमें मंजर किस तरह से रहेगा और आम जनता अपना वोट किस तरह से यहां पर पाले में किस पार्टी के डालती है, ये बड़ा सवाल अब रहेगा विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।